हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर के बारे में, जिसे हम स्टटरिंग के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये एक किस्म का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है। इसमें बच्चे को फ्लुएंसी और स्पीच टाइम पैटर्न मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इससे डिटेल में कवर करेंगे। हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसकी प्रेवलेंस के बारे में बात करेंगे एंड देन इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे और लास्टली हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर विद डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू DSM-5TR। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कहता है, क्राइटेरिया ए के अकॉर्डिंग डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल फ्लुएंसी एंड द टाइम पैटर्निंग ऑफ द स्पीच दैट आर इनएप्रोप्रिएट फॉर द इंडिविजुअल्स एज एंड लैंग्वेज स्किल्स persist over time and are characterized by frequent occurrences of one or more of the following। यानी जो बच्चे का बोलने का पैटर्न होता है वो एज के अकॉर्डिंग नहीं होता, मतलब स्पीच नेचुरल रिदम्स और टाइमिंग फॉलो नहीं करती। ये प्रॉब्लम कंटिन्यूसली या लॉन्ग टाइम के लिए होती है और बच्चे फ्रिक्वेंटली इस पैटर्न को शो करते रहते हैं। अब कौन से पैटर्न्स इसमें इंक्लूडेड हैं? पहला तो आ जाएगा साउंड एंड सिलेबल रिपीटेशन, यानी बच्चे वर्ड्स के साउंड्स या सिलेबल्स को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे बाबा बाल। ये रिपीटेशन उनकी फ्लुएंसी को ब्रेक करता है। सेकंड आ जाएगा साउंड प्रोलोंगेशंस ऑफ कॉन्सोनेंट्स एज वेल एज वॉवल्स, यानी बच्चे कुछ लेटर्स को अननेसेसरी लंबा स्ट्रेच करते हैं, जैसे स्नेक या मम्मा मॉम। ये भी नॉर्मल स्पीच रिदम को डिस्टर्ब करता है। थर्ड नंबर पे आ जाएगा ब्रोकन वर्ड्स, सपोज पोज विद इन अ वर्ड, जैसे बच्चे एक वर्ड के बीच बीच में पोज लेते हैं, जैसे टू डे। ये वर्ड्स को नेचुरली कंप्लीट नहीं करने देते। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा ऑडिबल और साइलेंट ब्लॉकिंग, फिल्ड और अनफिल्ड पोज इन स्पीच। बच्चे बोलते वक्त कभी कभी साउंड ब्लॉक कर जाते हैं, कभी ये ऑडिबल होता है, कभी साइलेंट होता है, मतलब वर्ड्स निकल नहीं रहे या हेजिटेट कर रहे हैं। फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा सर्क्यूमलोकेशन, वर्ड सब्सटीट्यूशंस टू अवॉइड प्रॉब्लमेटिक वर्ड्स। बच्चे उन वर्ड्स को अवॉइड करते हैं जहां प्रॉब्लम होती है और उनके बदले दूसरे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे दैट थिंग इंस्टेड ऑफ सेइंग बॉल। सिक्स नंबर पे आ जाएगा वर्ड्स प्रोड्यूस्ड विद एन एक्सेस ऑफ फिजिकल टेंशन। स्पीच करते वक्त बच्चे के मसल्स अननेसेसरीली टाइट हो जाते हैं और बोलने में उनको फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। सेवेंथ नंबर पे आ जाता है मोनोसिलेबिक होल वर्ड repetitions, suppose I see them। बच्चे पूरे सिंगल सिलेबल वर्ड्स बार बार रिपीट करते हैं, जैसे I want that। ये भी स्पीच फ्लुएंसी डिस्टर्ब कर सकता है। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग द डिस्टर्बेंस काजेज एंजाइटी अबाउट स्पीकिंग और लिमिटेशन इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सोशल पार्टिसिपेशन, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस। अच्छा, ये मतलब इसका ये बनता है कि स्टटरिंग सिर्फ बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को बोलने के डर या एंजाइटी में मुब्तला कर देता है। सोशल सिचुएशंस में, घर में कम्युनिकेशन टास्क उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बना देता है। क्राइटेरिया सी कहता है कि द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज इन अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड। ये जो मैंने पहले भी काफ़ी डिसऑर्डर्स में, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में आप लोगों को बताया कि जो भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमेशा अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड्स में ही सामने आते हैं। स्टटरिंग बचपन में स्टार्ट होता है, यूजुअली 2 to 7 ईयर्स की एज के बीच में। क्राइटेरिया डी कहता है कि द डिस्टर्बेंस इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू स्पीच मोटर और सेंसरी डेफिसिट, डिसफ्लुएंसी एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल इंसल्ट, स्ट्रोक, tumor, trauma or another medical condition and is not better explained by any other mental disorder। ये इंश्योर करता है कि स्टटरिंग किसी और मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से नहीं होना चाहिए, मतलब ये प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली है और किसी स्ट्रोक या हेयरिंग प्रॉब्लम या मेंटल डिसऑर्डर से एक्सप्लेन नहीं होती। इन सिंपल वर्ड्स अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, इस डिसऑर्डर में बच्चे के स्पीच में फ्रिक्वेंट ब्रेक्स या रिपीटेशंस या प्रोलोंगेशंस होती हैं, मतलब बच्चा एक ही वर्ड बार बार रिपीट करता है या फिर एक साउंड अननेसेसरीली स्ट्रेच करता है, या फिर उनकी जो एज होती है वो उनके लिए वो नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होती और उनकी जो सोशल और एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वो इफ़ेक्ट होती है उनके कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। अगर हम प्रेवलेंस की बात करें तो स्टटरिंग की प्रेवलेंस बच्चों में 5% तक होती है और ज़्यादातर केसेस एडोलेसेंस तक रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन 1% केसेस अडल्टहुड तक परसिस्ट करते हैं। बॉयज़ में ये डिसऑर्डर गर्ल्स से ज़्यादा कॉमन देखा गया है।
अच्छा, अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी में जेनेटिक फैक्टर्स और न्यूरोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये तीनों आ जाते हैं। अच्छा, वो कैसे? अगर हम जेनेटिक फैक्टर्स की सिर्फ बात करें तो अगर फैमिली हिस्ट्री में स्टटरिंग हो तो बच्चे को भी स्टटरिंग डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जीन्स यहाँ स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। अगर हम न्यूरोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो बच्चे के ब्रेन के स्पीच प्रोसेसिंग एरियाज जैसे ब्रोकास और वर्निकास एरियाज नॉर्मल से थोड़े डिफरेंट होते हैं, जिनकी वजह से फ्लुएंसी इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, एंजाइटी या कम्युनिकेशन के प्रेशर से स्टटरिंग और वर्सन हो सकती है। मतलब होम या स्कूल के इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्ट करते हैं इसमें। अच्छा, अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनके साथ डायग्नोसिस देने से पहले डिफरेंशिएट करना इस डिसऑर्डर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनमें पहला डिसऑर्डर आ जाता है नॉर्मल स्पीच डिसफ्लुएंसी। बचपन में लर्निंग और लैंग्वेज डेवलपमेंट के दौरान नॉर्मल डिसफ्लुएंसीज हो सकती हैं, जैसे ओकेशनल रिपीटेशंस जो ग्रेजुअली रिजॉल्व हो जाती हैं। इसके अलावा सेकंड डिसऑर्डर आ जाता है सेंसरी डेफिसिट। हेयरिंग प्रॉब्लम या ऑडिटरी प्रोसेसिंग इश्यूज़ की वजह से भी स्पीच फ्लुएंसी इफ़ेक्ट हो सकती है, लेकिन ये स्टटरिंग से थोड़ी अलग होती है। इसके अलावा थर्ड डिसऑर्डर आ जाता है न्यूरोलॉजिकल इंजरी। स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर या ट्रॉमा की वजह से डिसफ्लुएंसी हो सकती है, लेकिन चाइल्डहुड ऑनसेट स्टटरिंग यूजुअली न्यूरोलॉजिकल इंजरीज से रिलेटेड नहीं होती, यानी ये इंजरीज के बगैर होती है। इसके अलावा लास्ट आ जाता है टोरेट्स डिसऑर्डर। टोरेट्स डिसऑर्डर में मोटर और वोकल टिक्स होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं, लेकिन स्टटरिंग की तरह कंटिन्यूस फ्लुएंसी इश्यूज नहीं होते। अच्छा, यहाँ पर हमारा चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर।